ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है ना? तो फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, सिंपल सी बात है। ये कैसा है? कांटेक्ट फोर्स है। अब फ्रिक्शन जब हमें लगाना होगा तो बात है डायरेक्शन, किधर की तरफ लगाएंगे। हाँ, तो हमें क्या करना है, जैसे दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो दोनों को स्प्लिट कर देना है। ठीक है, तो हमें लिखोगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है, दोनों कांटेक्ट को तुम अलग अलग कर दो, ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर दो। ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट पॉइंट निकाल लिया, दोनों को सेपरेट कर दो। चलो नाम दे देते हैं इसको ए और इसको बी। दोनों को स्प्लिट कर दो ऐसे, ए और बी। ठीक है, अब सबसे पहले किसी एक के ऊपर ये दिया जाए कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, सपोज बी के ऊपर, बी के ऊपर अप्लाई फोर्स है। ठीक है, तो बी पॉइंट के ऊपर जो कांटेक्ट का पॉइंट है उसको हम देखेंगे कि ये किधर जाने वाला है। ये जाने वाला है आगे, जैसे ही फोर्स लगाएंगे इधर से ये बढ़ेगा आगे की तरफ। तो ये आगे स्लिप हो रहा है तो इसके ऊपर हम फ्रिक्शन का फोर्स लगा देंगे पीछे। अब ये अगर आगे गया, सोच के देखो, ये पॉइंट अगर यहाँ स्लिप कर गए तो रिलेटिवली ये वाला जो पॉइंट है वो पीछे है। इसके रिस्पेक्ट, रिलेटिवली मैं कह रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे गया, तो ये पीछे जा रहा है, रिलेटिवली ये पीछे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आ जाएगा आगे। सिंपल। अब देखो ये एक्शन रिएक्शन पेयर में भी एक्ट हो रहा है, तो ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, फिफ्थ नंबर पॉइंट, वो लिखोगे इट एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। इट एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। इट एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये कैसे एक्ट होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर में act। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स है, नंबर ऑफ रफ कांटेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रिक्शन है। एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट होता है। उसके बाद फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स के, जितना नॉर्मल ज्यादा होगा फ्रिक्शन। हमेशा तुम्हें ये लिखना है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एम जी नहीं, ये हैबिट छोड़ देना है। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, म्यू एन। एन जो होगा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो घर में सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? तो एक्शन रिएक्शन पेयर में ये एक्ट भी हो रहा है। अब पीछे वाले सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं, पीछे वाला सारा पॉइंट यहाँ पे जस्टिफाइड है कि नहीं। पहला पॉइंट क्या था? हाँ बोलो। व्यू दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, या फिर कैलकुलेट करवाएंगे। अगर नहीं देंगे तो उनका पर्पस होगा कि फ्रिक्शन, वो आएंगे उसके ऊपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो स्टैटिक है, काइनेटिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी जस्ट मैं फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन का फोर्स आएगा, आएगा ना? जितना कांटेक्ट होगा उतना फ्रिक्शन का फोर्स। अब देखो यहाँ पे अगर ये ऐसा क्वेश्चन में दे दे कि ये नीचे वाला सरफेस भी रफ है, तो तुम्हें नीचे में भी एक कांटेक्ट दिखाना है, ये भी आगे की तरफ मूव करेगा, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है F1 F2S। तो ऐसे हम काउंट करते हैं, बी के ऊपर दो कांटेक्ट, एक सरफेस का और एक ब्लॉक ए का, तो दो फ्रिक्शन हमने लगा दिया। दोनों सरफेस अगर रफ है, हो सकता है नीचे वाला सरफेस वो कहेंगे कि स्मूथ है, नीचे वाला सरफेस जब स्मूथ कह दे तो नीचे वाले फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद तो जितना कॉन्टेक्ट था, इसके ऊपर दो कॉन्टेक्ट था, दो फ्रिक्शन का, इसके ऊपर एक कॉन्टेक्ट है तो एक फ्रिक्शन लग गया, F1 F1। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट हो रहा है, ये भी हो गया। ठीक है, अलोंग द सरफेस एक्ट हो रहा है, ये भी हो गया। रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, ये भी हो गया। चारों का चारों पांचों पॉइंट यहाँ पे जस्टिफाइड। ठीक है, इतना चीज अगर आता है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाने में, फ्रिक्शन फोर्स को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में, कितने टाइप का फ्रिक्शन होगा ओवरऑल सिचुएशन में। तो एक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हम फोर्स लगा रहे होंगे लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं हो, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और तीसरा होगा रोलिंग। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कहाँ पे करेंगे, रोटेशन वाले चैप्टर।
ये सबसे छोटा फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इन तीनों। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप का फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होगा, कैसा होगा, पूरा हमें इसके बारे में पूरा जानकारी चाहिए। कब लगाना है इसको? जब हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हुआ, तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्ट हो रहा है, वो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन देयर इज नो एनी रिलेटिव स्लिपिंग, स्लिपिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन दिखाते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि ये इधर जाने वाला था, ठीक है, इधर जाने वाला था, इधर जाने वाला था, लेकिन गया नहीं, क्योंकि रेस्ट में सभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिखो, नोट करो। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द सरफेस। हाँ हाँ, अच्छा ये सब नहीं ड्रॉ नहीं किया, कर लो पहले, कर दो, उसके बाद टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप का फ्रिक्शन एक्ट होगा, लिखो लिखो। स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम उसका डायरेक्शन दिखाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी सरफेस के लॉन्ग ही हाँ। हम्म 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 हम्म। दोनों के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछा होगा, दोनों के वेलोसिटी पता है, शांति से बैठो, आ जाए। पहुंचे नहीं, पूछा होगा ये भी वेलोसिटी किससे जा रहा है, तो रिंग का वेलोसिटी होता है, या रिंग का वेलोसिटी दे रखा होगा तो उसका वेलोसिटी। चलो, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होगा? व्हेन देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन, जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा, स्लिपिंग टेंडेंसी के हिसाब से लगाते हैं। मान लो कि इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये हेवी बॉक्स है, हिल भी नहीं रहा है, लेकिन दो आदमी, एक और आदमी आकर के लगाया, अब ये चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब तक इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तब तक जो फ्रिक्शन काउंटर करने के लिए आया है, इस फोर्स को काउंटर करने के लिए कोई तो आया होगा, तभी तो ये चला नहीं तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स हम लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में चेंज दिखाएगा। अगर ये चेंज नहीं दिखा रहा है, पहले से रेस्ट में है और भी रेस्ट में है, इसका मतलब जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स आया, हमें ढूंढना है वो कि कौन सा फोर्स। तो अगेंस्ट जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे, वो कौन सा फोर्स आ रहा है? वो फ्रिक्शन का फोर्स है। ठीक है, तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट नहीं करा, तब तक जो फ्रिक्शन ऑपरेट हो रहा है दोनों सरफेस के बीच में, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, द फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज नो एनी रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट। देखो, लिख लिए? क्या लिखें? नहीं, डिफिनेशन क्या लिखा है या नहीं लिखा कुछ अभी? तो लिखो, स्टार्ट करो। द फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज नो एनी रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। हाँ हाँ, फ्रिक्शन सरफेस एरिया के कांटेक्ट, जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम होता है एक्चुअल में। जब हम ऐसे दो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उनका एक्चुअल कांटेक्ट बहुत ही कम, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो हम ये मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन को ऐसे रखो, तुम खुद सोचो, फ्रिक्शन को तुमने क्या लिखा, क्या लिखा था? म्यू इंटू एन। मैं इसको उठा के ऐसे अगर रख दूंगा तो क्या एन बदल गया? एन बदला क्या? सरफेस क्या म्यू बदला क्या? इसलिए कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया होता है। एक्चुअल कॉन्टेक्ट बहुत, इंटरलॉकिंग वाला जो कॉन्टेक्ट है ना वो बहुत कम है। ठीक है, दो स्मूथ सरफेस और परफेक्टली स्मूथ लेकर के आओगे तो इंटरलॉकिंग काफी अच्छा होगा। दो ग्लास सरफेस है, देखना अभी एक डेटा पे बात करेंगे हम लोग, दो ग्लास सरफेस है, तुम्हें क्या लगता है ग्लास ग्लास तो स्मूथ होता है ना, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? हाँ,
दो ग्लास सरफेस अगर रख दिया जाए, दो ग्लास है, एक स्मूथ दूसरा भी स्मूथ, और दोनों को एक ग्लास सरफेस के ऊपर दूसरा ग्लास रख दिया, और तब क्या तुम्हें खींचने के लिए पता चल जाएगा कि स्मूथ है कि ये क्या है। हाँ, एक्चुअल में परफेक्टली स्मूथ तो कोई सरफेस बनाया ही नहीं जा सकता, पहली बात। ठीक है, ये स्मूथ भी हम एक लेवल तक कर सकते हैं। हाँ, तो बस ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट ही है, स्मूथ सरफेस हम कहते हैं, लेकिन परफेक्टली स्मूथ कुछ है नहीं। ठीक है, और जब हम दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट दिखता है ऐसे प्लेन सरफेस है, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखोगे तो उसका एक्चुअल कांटेक्ट बहुत ही कम होता है, ऐसा है। इसीलिए मैं बनाया हुआ ड्राइंग। ठीक है, ऐसा दिखेगा, दो ऑब्जेक्ट ऐसे एक्चुअल कांटेक्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दो परफेक्ट स्मूथ सरफेस, ये सरफेस माइक्रोस्कोप लेवल पे ऐसा दिखता है। दो ये स्मूथ सरफेस है ना, दो सरफेस कांटेक्ट में है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, तो एक्चुअल कांटेक्ट बस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इंटरलॉकिंग पूरा नहीं। लेकिन जब काफी स्मूथ सरफेस होगा तो ये इंटरलॉकिंग और भी ज्यादा होगा, इसलिए फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता है। तुम कॉफिशिएंट अगर देखोगे म्यू का वैल्यू, तो ये कहते हैं कि नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक डेटा है सी वर्मा में, ठीक है, म्यू, ग्लास और ग्लास के बीच में म्यू देखो, वन कहेगा, वन कहा जाएगा। जनरली म्यू का वैल्यू वन से छोटा होता है, तो अक्सर देखोगे म्यू का वैल्यू 0.5, 0.6, 0.7 ऐसा रहेगा, 0.4, 0.25 ऐसा है। लेकिन ग्लास और ग्लास के बीच में, तो ग्लास वाला सरफेस है, तो उस केस में म्यू का वैल्यू वन है दिया हुआ। कॉपर कॉपर के बीच में 1.60 है, कॉपर और कॉपर के बीच में 1.60। देखो तुम लोग के पास भी तो होगा, वो डेटा है, उन्होंने दे रखा है म्यू का, जहाँ पे वैल्यू लिखा है। मिला? बोल देता हूँ, रिपीट कर दो। ठीक है क्या? फ्रिक्शन में आ गए हम लोग। फ्रिक्शन में है ना, ये कौन सा है? ये फ्रिक्शन नहीं है इसके बाद। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, हम लोगों ने नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कहा, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल बिटवीन द फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला। ठीक है, यहाँ तक। और उसका हम डायरेक्शन ये सब पे बात करेंगे अभी, टाइप में आगे। कहाँ है डेटा वो? इसके नीचे। हाँ, ये रहा, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। स्टील स्टील के इसमें 0.58, स्टील ग्लास के इसमें 0.55, देखो ये कम है। ग्लास और ग्लास के बीच में वन पे गया है, ग्लास और ग्लास के बीच में, मतलब जितना स्मूथ सरफेस, दो स्मूथ सरफेस कांटेक्ट में आएगा, तो उनका इंटरलॉकिंग बढ़ेगा, अच्छा होगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे कॉफिशिएंट ही बढ़ रहा है। और कहाँ गया? कॉपर कॉपर किधर है? ये रहा 1.60। ठीक है, कॉपर कॉपर के बीच में 1.60 होता है, यानी कि तुम लगाओगे इसका खुद का वेट, अगर मान लो कि 100 न्यूटन। ठीक है, वेट है इसका 100 न्यूटन। ठीक है, तो जनरली फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो म्यू इंटू एन लिखते हैं हम लोग। म्यू जो होगा वो वन से छोटा क्वांटिटी। तो जनरली देखा गया है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन से कम होता है वैल्यू फ्रिक्शन, इन जनरल। ये हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा नहीं है, रूल कोई नहीं है, इन जनरल जो होता है, देख लो यहाँ पे जितना डेटा मिलेगा तुम्हें, वो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो है वन से छोटा ही मिलेगा। ठीक है, वन से छोटा मिल रहा है तब। ये जा रहा है रबर एंड टायर के बीच में, रबर टायर ऑन ड्राई कंक्रीट रोड। ये भी देखा होगा कि जब बारिश के टाइम में वो फ्रिक्शन कम हो जाता है, स्किडिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद रबर टायर ऑन वेट कंक्रीट रोड 0.7 हो जाता है। ठीक है, तो जनरली देखा गया है कि कम है, लेकिन ग्लास ग्लास के बीच में होता है, एक्सेप्शन यहाँ पे है वन। और कहाँ गया कॉपर कॉपर वाला, ये दोनों एक्सेप्शन। ठीक है, नहीं तो जनरली अगर ये 100 न्यूटन का होगा तो फ्रिक्शन उससे कम होगा।
अब सोच के देखो, यही अगर दो कॉपर सरफेस है, 100 न्यूटन का उसका वेट है नॉर्मल रिएक्शन, और वो लगेगा 160 न्यूटन, ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा वो 160 न्यूटन का है। जबकि इन जनरल देखा गया है कि फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल से छोटा होता है। रीजन क्या है कि जो म्यू मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के साथ, वो म्यू 1 से छोटा होता है। म्यू 1 से छोटा होता है, ऑब्वियसली 1 से छोटा फ्रैक्शन आएगा तो इसको और छोटा करेगा, वो करेगा ना। ठीक है, तो क्या लिखा था? फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज नो एनी रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए? ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों है इंपॉर्टेंट अभी बता रहा हूं। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ, मैं पूरे फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अगर कोई कांटेक्ट में है, और यहाँ पे तुमने अप्लाइड फोर्स लगाया है, ठीक है, यहाँ पे तुमने अप्लाइड फोर्स लगाया, मान लेते हैं कि ये 100 न्यूटन तक नहीं हिलने वाला है। 100 न्यूटन तक तुमने फोर्स लगाया, ये हिला भी नहीं। तुमने 110 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये चलना शुरू हो गया। 150 का लगाया, ये चलना शुरू हो गया। 200 का लगाया, ये चलना शुरू हो गया। अब टू 100 न्यूटन, इसने कोई भी मोशन नहीं दिखाया। देर इज नो एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट टिल 100 न्यूटन। मैंने अपने मन से एग्जांपल ले लिया, ये 100 न्यूटन, ये डेटा मैंने अपने मन से ले लिया। ठीक है, चलो मास इसका दे देते हैं। मास इसका कितना है? मास है इसका 20 kg। न्यू का जो वैल्यू है वो है 0.5। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कहते हैं, इसका नाम दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी है। मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखा जाता है ऐसे, म्यू इंटू है, म्यू एस इंटू है। क्योंकि इस मैक्सिमम वैल्यू तक इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग है ही नहीं। निकाल के देखते हैं कितना आता है। जो डेटा है उसके हिसाब से 100 ही आएगा, मैंने डेटा उसी के अकॉर्डिंग लिया है। 0.5 इंटू नॉर्मल फोर्स कैसे निकालोगे? यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स N1, नीचे की तरफ mg, अप्लाइड फोर्स इधर की तरफ। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी आगे की तरफ होगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? N1 माइनस mg इक्वल टू 0, बिकॉज देर इज नो एनी मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। तो N1 इज इक्वल टू कितना? mg। N1 का वैल्यू mg, m का वैल्यू कितना है 20, g का वैल्यू कितना 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया है 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन। अच्छा, ये 200 न्यूटन तक, 200 न्यूटन तक इसका आया वेट। अब हम लोग निकालते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इक्वल टू क्या लिखा था? म्यू एस इंटू एन। अब 0.5 इंटू 200 कितना आ गया? 100। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको कहते हैं। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। लिखते जाओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन till which there is no any relative motion between the objects in contact. The maximum limiting friction लिखा, the maximum value of the static friction till which there is no any relative motion between the objects in contact. उसका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों के बीच में डिफरेंस है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू। हाँ बोलो। पेरेंट्स का कॉल है, लाउड। ठीक है, हो गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आया, वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0.5 इंटू 200, जो कि आ गया 100 न्यूटन का, इधर में इस केस।
यानी कि 100 न्यूटन तक ये ऑब्जेक्ट दूसरे कांटेक्ट में जहां पे रखा है उसके बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जैसा फोर्स इक्वेशन लिखना जानते हैं वैसा लिखते हैं। अप्लाइड फोर्स एफ, मैं लिख रहा हूँ फोर्स इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अप्लाइड फोर्स कितना है, एफ। उसके बाद जैसे ही हमने फोर्स एफ लगाया, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑपरेट होना शुरू हुआ। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मूव करने का टेंडेंसी आगे की तरफ है, इसके ऊपर फ्रिक्शन लग गया पीछे की तरफ। तो एफ को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो माइनस ऑफ स्मॉल एफ, फ्रिक्शन को क्या लूंगा, निगेटिव। और इक्वल टू एफ माइनस एफ इक्वल टू व्हाट, एम ए लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो मोशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे, जीरो। तो एफ इक्वल टू स्मॉल एफ। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स। स्मॉल एफ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक मोशन नहीं हो रहा तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब बताओ यहाँ पे अप्लाई किया मैंने कितना, 100 न्यूटन का, ये फ्रिक्शन कितना हो गया, 100। मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर 80 न्यूटन का, ये फ्रिक्शन कितना हो गया, 80। मैंने अप्लाई किया 20 न्यूटन का, ये फ्रिक्शन कितना हो गया, 20। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन का है वैल्यू क्या, इक्वल टू अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपने आप को एडजस्ट करके कहाँ ले जाके जाएगा, अप्लाइड फोर्स जितना है उस वैल्यू तक लेकर के जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ क्या है, एफ एस है। तो एफ एस का वैल्यू क्या होगा, एफ एस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसलिए मैंने लिखा ये जो स्टेटमेंट बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है। 80 न्यूटन का फोर्स लगा तो तुरंत घट के 80 चलाएगा, 100 का लगा 100 तक ऐसा बिहेवियर दिखाएगा ये, एक मैक्सिमम वैल्यू तक। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन तक इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, फ्रिक्शन के बीच में और अप्लाइड फोर्स के बीच में, ये है अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ और स्मॉल एफ है फ्रिक्शन। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर मैंने जीरो कोई फोर्स अप्लाई किया ही नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो स्टार्ट होता है यहाँ से जीरो से, ऐसे जाएगा सीधा 45 डिग्री पर, क्योंकि जितना ये वैल्यू लेना है उतना ही फ्रिक्शन आएगा। तो tan थीटा इज 1 ऑलवेज। ठीक है, टिल मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू तक ये जाएगा सीधा, यहाँ तक मान लेते हैं ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, एफ मैक्स, इसी को हम कह रहे हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए इसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद ये थोड़ा सा रिड्यूस होगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं काइनेटिक। ये जो डॉटेड लाइन है ये, अगर सरफेस का प्रोफाइल एक जैसा हुआ तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा, ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का नहीं होता। ठीक है, हम्म, हम्म। उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है, उसके बाद गिरता इसलिए क्योंकि जो पहले दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में था, इंटरलॉकिंग था, अब उसको इंटरलॉक करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, मोशन स्टार्ट हो चुका है, इंटरेक्शन का फोर्स घट जाता है इसमें थोड़ा सा। अब उसका क्या, फ्रिक्शन घटता ही है, फ्रिक्शन तो घटा ही है, स्पीड बढ़ा है। कौन घटेगा, इंटरलॉक करने का, हाँ वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। ये जो सरफेस है ये ऐसा तुम कह रहे हो कि ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कांटेक्ट करने का टाइम मोशन तो हो ही रहा है, इंटरेक्शन का टाइम तो उसको ऐसे ही कांटेक्ट कम मिल रहा है। तुम कह रहे हो कि स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो उससे इंटरेक्शन का टाइम उसको कम मिल रहा है, इसी के कारण तो इंटरलॉकिंग उसका कम हुआ और स्लाइड घटा है। कांटेक्ट में तो है ही, कांटेक्ट में तो है, लेकिन इंटरेक्शन का फोर्स कम हुआ इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा घटेगा, थोड़ा रिड्यूस होगा। कांटेक्ट बिल्कुल हटा देंगे तो नॉर्मल फोर्स अगर जीरो हुआ, फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इंटरेक्शन का फोर्स जो घटेगा मोशन के ड्यूरेशन में, वो थोड़ा घटेगा, कम होगा थोड़ा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ के सडन चेंज मतलब थोड़ा चेंज होता है। मतलब ये अगर अगर तुम कॉफिशिएंट अगर देखोगे तो कॉफिशिएंट में भी जैसे एक का अगर 0.5 लिखेंगे तो 0.4 लिखेंगे इसका, ऐसा बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो चेंज होता ही नहीं है, फ्रिक्शन का ये सरफेस
का इंटरेक्शन कम देर का हो रहा है, इसलिए थोड़ा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये ग्राफ है फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ये है फ्रिक्शन ऊपर में, फ्रिक्शन वर्सेस ये वाला फोर्स है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और ये एंगल 45 है। मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये एफ के जो लिखा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सरफेस अगर एक जैसा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, ये बात समझ में आया। यानी कि ये अपने आप को, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स वही इसका वैल्यू ले लेगा। अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। हाँ हाँ, टिल लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद फिर इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब मोशन तो हो नहीं रहा है, तो इसमें हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे फ्रिक्शन का। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका देखना है स्लिपिंग टेंडेंसी किधर की तरफ, स्लिप करे तो कर नहीं रहा है, टेंडेंसी है कि अगर थोड़ा और ज्यादा लगा दिए तो ये किधर जाने वाला है, उसके अपोजिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी, अपोजिट टू रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी, और अंडरलाइन कर देना उधर में, स्लिपिंग टेंडेंसी, स्लिप कर नहीं रहा है, उसका मूव करने का टेंडेंसी, रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी। रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी, ठीक है, हो गया। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ क्या लिखे, द डायरेक्शन ऑफ, हाँ, अपोजिट टू रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी। ठीक है, क्लियर। कितना होगा इसका वैल्यू, पहले तो हम दिखाएंगे कि डायरेक्शन किधर की तरफ है, फिर सोचेंगे कि वैल्यू कितना है, तो मूव कर ही नहीं रहा, तो जो भी अप्लाई करें फोर्स वही उसका वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। तो कैलकुलेशन आ गया इसका, डायरेक्शन दिखाने आ गया, फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट हो रहा है पहचानने आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, पहचानोगे ना कि यहाँ यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बोल के नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें देखना है कि मूव नहीं कर रहा है फिर भी फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अच्छा, इसका वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का कैलकुलेशन कितना होगा, ये मैक्स लिख चुका हूं मैं। तो एक और लाइन लिख आएगा इसमें, लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एफ एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज, ध्यान से देखना, लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स या एफ लिमिटिंग। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रिक्शन से ये कम ही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एफ एस के ये मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज उससे कम हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स, एफ मैक्स से ये कम होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, यहाँ अप्लाइड फोर्स लगा है, ये सरफेस रफ था, इस पॉइंट का मूविंग मतलब मूवमेंट आगे की तरफ है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे होगा।
क्योंकि ये रिलेटिवली स्लिप कर रहा है, बी है या फिर ए दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है। तो उस केस में एफ माइनस एफ ऐसे लिखेंगे, एफ माइनस एफ, और जो मास इंटू एक्सलेशन। अब इस एफ के को क्या लिखेंगे, एफ के को लिखेंगे म्यू के इंटू एन इक्वल टू एम इंटू, ठीक है। एन हमेशा एम जी नहीं होता है। हाँ, ये फिगर में भी एफ के होगा क्योंकि इसको मैं एक्सलेशन दिखा रहा हूँ, मोशन दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एफ के होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है म्यू के इंटू एन, एन कैलकुलेट करके फिर इस एफ को निकालना पड़ेगा। चलो, एफ इक्वल टू एफ माइनस म्यू के इंटू एन। हाँ, ये वाला फ्रिक्शन का फोर्स उसी तरह से लिखा मैंने, फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब फोर्स मैंने लगाया और यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग शुरू हो चुका, ठीक है। मान लो कि ये पहले रेस्ट में था, अभी ए एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर चुका, तो रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है ना। रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है तो हम लोग न्यूटन्स लॉ कैसे देखते हैं, किस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन इसका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारा फोर्स गौर से देखेंगे। यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, इधर में अप्लाइड फोर्स लग रहा है। दूसरा कॉन्टैक्ट की वजह से एक फोर्स आ चुका है, रफ सरफेस है, कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स आ चुका है। ये दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, इसलिए जो फोर्स आया है वो काइनेटिक फ्रिक्शन आया है। फ्रिक्शन में भी बहुत टाइप का फ्रिक्शन है जिसमें ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू ए, ये तो पहले जैसा लिख रहा है तो वैसा ही लिखा, तो क्या दिक्कत है इसमें? और फ्रिक्शन को हमने लिखा क्या था, फ्रिक्शन को लिखा था प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल वेग, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अब एन हमेशा कैलकुलेट करना, देखना तो मैं कभी म्यू एम जी नहीं लिखता, आएगा एम जी तो लिखूंगा एम जी, नहीं आएगा एम जी तो एम जी नहीं लिखूंगा मैं हमेशा म्यू एन लिखता हूँ। मैं इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ उसके ऊपर कि एफ के को, एफ के या फिर एफ को म्यू एन लिखना है, म्यू एन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या किस किस चीज का जरूरत था, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं किसको है, द फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन देयर इज द रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, ठीक है। जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है तब में जो फ्रिक्शन एक्ट होता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, लिख लो, जब आएगा लिखने के लिए तो फिर लिखो। क्या लिखे, द फ्रिक्शन, रुक सुन लो पहले अच्छे से सुन लो, उसका तुम खुद से लिख लेना, क्योंकि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो ये नहीं समझा हुआ रहेगा तो तुम लिख सकते हो उसको कभी भी। हम लोग कह रहे हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन या द फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट एक के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा है, उसके रिलेटिवली मूव कर रहा है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट होता है कॉन्टैक्ट सरफेस जो दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, याद हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि एफ के
इसको हम लोग एफ के से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ के इज प्रोपोर्शनल टू एन, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना है, म्यू के इंटू एन। ठीक है, म्यू के इंटू एन। ये भी कैसे एक्ट होगा, कैसे एक्ट होगा? यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं, स्लिप हो रहा है, तो क्या कहेंगे, कैसे एक्ट होगा? ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मोशन जिधर की तरफ है, रिलेटिव मोशन जिधर की तरफ, उसके अपोजिट। ठीक है, ये भी एक्ट होता है एक्शन रिएक्शन पेयर में, लिख लो ये सब। इट एक्ट्स opposite to the relative motion of point of contact. It acts opposite to the relative motion of point of contact. Point of contact का relative motion जिधर की तरफ है उसके opposite act होता है। अंडरलाइन किसको करना है? relative motion of point of contact, ये नीचे वाला लाइन अंडरलाइन कर दो। opposite to the relative motion of point of contact, relative motion of point of contact, पूरा लाइन अंडरलाइन होगा। ठीक है, क्योंकि इसी बेसिस पे तुम डिसीजन लोगे। डिसीजन लेने वाला फैक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, फिर वैल्यू का डायरेक्शन का बात हो चुका, अब वैल्यू का कैलकुलेशन लिख देंगे, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, कैलकुलेशन भी हो गया। एक दो क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक है, देखते हैं अभी तक जो हमने समझा है उसमें हम कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब सोचो कि क्वेश्चन अगर इसमें आएगा तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग जो चलते हैं वो किसकी वजह से चलते हैं? हाँ, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि हमने फोर्स लगाया अर्थ के ऊपर पीछे, फ्रिक्शन, अर्थ ने हम लोग के ऊपर फोर्स लगाया आगे, फ्रिक्शन के ऊपर कॉन्टैक्ट पे है तो फ्रिक्शन सरफेस के लॉन्ग फोर्स लगा उसने आगे की तरफ, वो फ्रिक्शन का फोर्स। तो फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से हम लोग चल पाते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें कि एक सुपरमैन है जो एथलीट का शू पहन लिया है, इधर एस सी वर्मा में क्वेश्चन। अब सुपरमैन है, उसका दौड़ने का कैपेसिटी बहुत था, ठीक है, लेकिन अब पहन लिया उसने एथलीट का शू, गड़बड़ वहां कर दिया। एथलीट का शू पहन लिया तो अब नेचर का लॉ उसके ऊपर लगना शुरू हो गया। ठीक है, एथलीट का शू पहन लिया तो अब नेचर का लॉ उस पर लगना शुरू, यानी कि फ्रिक्शन उसको मैक्सिमम जो एक्सलेट करा सकता है उसका मैक्सिमम एक्सलेशन फिक्स हो गया। अब सुपरमैन ने तो क्या हुआ, पहना क्यों शू, एथलीट का शू पहना, उसके ऊपर नेचर का लॉ लगना शुरू हो गया। तो कितना एक्सलेट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना एक्सलेट हो सकता है? हाँ हाँ, फोर्स कितना है? तो फोर्स आ गया इसका कांटेक्ट फोर्स mg, यानी कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, और सरसू और उसके बीच में, सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो म्यू है, तो म्यू इंटू एन, राइट। तो म्यू इंटू एम जी, यहाँ पे एन क्या है, एम जी के इक्वल। तो एफ इक्वल टू आ चुका है म्यू एम जी, और यही प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर मोशन, तो यही फोर्स बन जाएगा मास इंटू एक्स। तो किसी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन की वजह से जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है दैट इज म्यू, म्यू जी। तो कभी कभी ऐसा होगा डेटा में, हाँ हाँ, नहीं जनरली जब ए निकालना हो तो म्यू का वैल्यू दे देंगे, या ए अगर दे रखा है तो म्यू निकलवा सकते हैं, म्यू पूछा जाए तो ए बाई जी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू म्यू इंटू जी। तो मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन हो सकता है वो कितना होगा, म्यू जी। तो कभी क्वेश्चन में फ्रिक्शन वाला डेटा मिले और तुम्हें पूछा जाएगा एक्सीलरेशन, तो समझ जाना कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो निकाल सकते हैं दैट इज म्यू जी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन अगर निकालना हो तो म्यू इंटू जी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, ये है मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ऊपर में हेडिंग दे दो, मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। ठीक है, कभी क्या होगा कि वो काइनेमेटिक्स जैसा सिचुएशन देंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ना एक्सीलरेशन निकालना, पढ़ा था ना काइनेमेटिक्स में, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके एक्सीलरेशन निकालना। तो कभी क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स जैसा इंफॉर्मेशन होगा और तुमसे पूछ देंगे बताओ कि सरफेस का म्यू क्या है, तो पर्पस उनका बहुत क्लियर है कि काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करके पहले तुम एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन को फिर वापस से म्यू जी इक्वेट करके तुम म्यू का वैल्यू निकालो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है। तो ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में दिखेगा, क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है।
ठीक है, तो एक्सेलरेशन से अगर रिलेट करेंगे तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन हो सकता है तुम्हें निकलवाएं काइनेमेटिक्स वाला इन्फॉर्मेशन दे करके। तो बस शुरू में का क्वेश्चन का फॉर्म दिखेगा, काइनेमेटिक्स जैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा, काइनेमेटिक्स में जैसे करते थे, और तब उसमें पूछा जाएगा म्यू का वैल्यू। ठीक है, तो शुरू का जो क्वेश्चन है एस सी वर्मा का 1 से लेकर के 4 तक, वह इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, निकालो बुक निकालो सब लोग, 1 से लेकर के 4 तक का। हाँ, एक्सरसाइज का। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, उसमें वो दिक्कत आता है, क्लास में लगता है तो फिर वो जो लिखूंगा वो दिखता नहीं है। ठीक है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? लाइट तो कम है। अच्छा, रुक जाओ, रुक जाओ, क्वेश्चन पेपर दिखा दो, उसके बाद मैं अभी बंद कर दूंगा रिकॉर्डिंग कुछ देर के लिए, जब तक तुम लोग करोगे। हम्म। इसका होता है, इसका इसका स्क्रीन रिकॉर्ड के क्या करूंगा? हम्म। मुझे अपने आप नहीं दिखाना है, क्वेश्चन दिखाना है और साउंड होना चाहिए।